हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स आईक्यू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। आप सभी की पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। प्यारे मित्रों, हम एसएससी एमटीएस में जो जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी क्वेश्चनों की 8वीं सीरीज को आप लोगों के बीच में हम डिस्कस करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, यानी एग्ज़ाम बेसिस पे जो क्वेश्चन बनेंगे उन्हीं क्वेश्चनों को हम आप लोगों के बीच में डिस्कस करने का पूरा प्रयास करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। यानी मैं आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बता रहा था। मैंने आपको क्या बताया था, जो दिल्ली सल्तनत है, क्या दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों ने राज्य किया। अगर पेपर में पूछे तो आप बताएंगे 5 राजवंश जो कि दिल्ली सल्तनत पे राज किए थे। आपको मैंने क्या बताया था, पहला गुलाम वंश, क्या गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, फिर मैंने आपको बताया सैयद वंश, उसके बाद आपका लास्ट जो था वो आपका लोधी वंश था। क्या लोधी वंश। मैंने आपको गुलाम वंश के बारे में बताया था, इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुआ था। उसके बाद खिलजी वंश के बारे में बताया था जलालुद्दीन, क्या जलालुद्दीन जो खिलजी था वो खिलजी वंश का संस्थापक था, जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, कौन, गयासुद्दीन जो तुगलक था ये तुगलक वंश का संस्थापक। सैयद वंश का आपको मैंने बताया था खिज्र खां, क्या खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक। लोधी वंश का संस्थापक आपका बहलोल लोधी, क्या बहलोल लोधी, ये लोधी वंश का संस्थापक। इतनी बात मैंने आपको बता दिया था। मैंने आपको बताया कि लोधी वंश का संस्थापक कौन है। देखिए लोधी वंश के बारे में जो कुछ पूछा जाएगा, इसका संस्थापक आपका कौन है, बहलोल लोधी। कौन, लोधी वंश का संस्थापक आपका हो गया बहलोल लोधी। ठीक, उसके बाद लोधी वंश के बारे में पूछता है इसका आखिर शासन काल कब से कब तक है। तो 1451 से लेकर के 1526 तक आपका लोधी वंश का शासन काल यानी टाइम पीरियड है। 1451 में पहली बार इसकी स्थापना होती है, उस समय लोधी वंश इसके संस्थापक होंगे। पूछेगा कि आखिर दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा किसका शासनकाल था, तो बहलोल लोधी का था। कितने साल, 38 वर्ष इसने शासन किया, 38 वर्ष इसने शासन किया, जो कि दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा है। क्या दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा जो है किसने राज्य किया, तो ये बहलोल लोधी ने राज्य किया। इसने क्या शुरू किया, पहली अफगान, क्या जब पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में पहली बार अफगान मुल्क की, अफगान वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो बहलोल लोधी के द्वारा शुरू किया गया। इसे बोलते हैं अफगानी वंश, क्या अफगानी वंश। इसे हम क्या बोलते हैं, अमीरों का स्वर्णकाल। पेपर में अगर पूछेगा कि अमीरों का जो स्वर्णकाल यानी गोल्डन पीरियड किस वंश को बोला जाता है, तो ये आपका हो गया लोधी वंश। उसके बाद इसमें आता है बहलोल लोधी के बाद आपका आता है सिकंदर लोधी। कौन, सिकंदर लोधी गेम में आता है। सिकंदर लोधी क्या करता है, इसके द्वारा पूछे जाएगा सुल्तान की उपाधि, क्या सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन है, तो आपका है सिकंदर लोधी। क्या सिकंदर लोधी, यानी पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया तो कौन है, सिकंदर लोधी। उसके बाद पूछेगा गज ए सिकंदरी, क्या गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी जो भूमि मापन की एक प्रणाली है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया, तो आपका सिकंदर लोधी। कितने इंच की है, 30 इंच। उसके बाद पेपर में पूछ सकता है आपसे कि सिकंदर इसने आगरा की स्थापना कब किया, 1504 में आगरा की इसने स्थापना किया। उसके बाद अगले यानी 2 साल के बाद 1506 में इसने आगरा को अपनी क्या बनाया, कैपिटल बनाया। क्या कैपिटल बनाया। इतनी बात आपको सिकंदर लोधी से याद रखना है। आगे हमारा क्या है, ऊपर सबसे लास्ट में इब्राहिम लोधी, यानी लोधी वंश का सबसे अंतिम शासक। क्या सबसे अंतिम शासक कौन है, तो आपका है इब्राहिम लोधी।
इसके बारे में क्या जानना है? इब्राहिम लोदी जो था ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसे शासक था जो कहाँ मारा गया था? युद्ध के मैदान में मारा गया था। कहाँ? युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला एकमात्र शासक कौन था? तो आपका इब्राहिम लोदी। कौन? इब्राहिम लोदी। इसको मारा कौन था? मारना, चूंकि आपको पता होगा कि पानीपत का युद्ध, क्या पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ये 1526 में हुआ था। कब? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जो कि बाबर वर्सेस क्या है? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। किसके किसके बीच में? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। बाबर ने क्या किया? यहाँ पर लोदियों का अंत कर दिया, यानी लोदी वंश का अंत किसके द्वारा हुआ? पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ। इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया। हराने के बाद क्या किया बाबर ने? यहाँ पर मुगल वंश की नींव रखा। किसकी? मुगल वंश। यानी मुगल वंश की नींव रखने का जो श्रेय है बाबर को जाता है। किसको? बाबर को जाता है। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है। पूछता है आखिर लोदी वंश कौन सा अंश है? तो आप लोग बता दीजिए कि लोदी वंश सबसे अंतिम वंश है। दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम वंश कौन सा है? लोदी वंश। इतनी बात आपको शायद अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हम आपको आते हैं गेम में लेकर के पानीपत के युद्ध में। किसके? पानीपत के युद्ध में। देखिए एक है आपका सैयद वंश जो है, सैयद वंश के बारे में केवल इतना पूछता है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन है? इसका संस्थापक मैंने आपको क्या बताया? खिज़्र खां। क्या? खिज़्र खां इसका संस्थापक है। इसका अंतिम शासक के बारे में पूछता है तो मुबारक शाह इसका अंतिम शासक है। बस इससे ज़्यादा सैयद वंश के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। अब हम देखते हैं कि पानीपत के युद्ध के बारे में। पानीपत का पहला युद्ध मैंने आपको बताया 1526 में बाबर वर्सेस किसके बीच में हुआ? इब्राहिम लोदी। क्या? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इसमें क्या हुआ? बाबर ने क्या किया? इब्राहिम लोदी को हरा दिया। गलत मेरा मतलब है उसको हरा दिया, पराजित कर दिया। अब होता क्या है कि पानीपत का युद्ध आखिर बाबर जीता क्यों? जीतने का पीछे की वजह क्या थी? इसमें बाबर ने क्या किया? तोप खानों का प्रयोग किया। किसका? तोप खाने का प्रयोग किया। पूछे कि बाबर ने सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग कब किया? यानी बाबर ने सबसे पहले तोपों का प्रयोग कब किया? तो 1519 में जो बाजौर अभियान था। क्या? 1519 का जो बाजौर अभियान था, बाजौर इस समय लोकेशन इसकी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। यानी बाजौर अभियान में सबसे पहले 1519 में तोपों का प्रयोग किसने किया? बाबर के द्वारा किया गया। इसमें भेड़ा का किला नहीं टूट रहा था, उसको तोड़ने के लिए इसने तोपों का प्रयोग किया। अब देखते हैं इसके पास तोपची कौन कौन थे। उस्ताद अली खां। क्या? उस्ताद अली खां और मुर्शीद अली खां। क्या? उस्ताद अली खां और मुर्शीद अली खां ये बाबर के क्या थे? प्रमुख तोपचे थे। यानी जो तोपों को चलाने वाले थे ये कौन कौन थे? उस्ताद अली खां और मुर्शीद अली खां ये बाबर के प्रमुख तोपचे थे। बाबर ने किया क्या? जो आपका तोप था, क्या तोपों को किस में सजाया? उस्मानिया या रूमी पद्धति में। क्या पूछेगा? उस्मानिया पद्धति या पूछ ले पेपर में रूमी पद्धति। रूमी पद्धति। इसमें इसने तोपों को सजाया। क्या? तोपों को सजाया। अपने सैनिकों को किस पद्धति में सजाया? क्या? सैनिकों को किस पद्धति में सजाया? तो इसमें तुगलकनामा पद्धति, क्या सॉरी उस्मानिया रूमी पद्धति में इसमें तोपों को सजाया। सैनिकों को सजाने के लिए कौन सा उपयोग किया? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा किस पद्धति का प्रयोग सैनिकों को सजाने में किया। ठीक। बाबर के बारे में मैंने आपको बताया पानीपत। पानीपत की वास्तविक लोकेशन कहाँ पे है? हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में है। इतना मैंने आपको मुगल वंश के बारे में उस दिन बता दिया था। बाबर के बारे में मैंने बताया बाबरनामा इनकी एक पुस्तक है, बाबरनामा, जो कि बाबर स्वयं लिखा है। ठीक। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका बहलोल लोदी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, क्या आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पूछ रहा है कि किसके किसके बीच में लड़ा गया। देखिए जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था ये 1767 से लेकर के 69 के बीच में लड़ा गया। अब इसमें हुआ क्या कि इसमें हैदर अली, क्या हैदर अली और हैदर अली के बीच में पहला फ्रांसिस युद्ध हुआ। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच में हुआ? हैदर अली के बीच में। हैदर अली ने किसके किसी में? अंग्रेजों, मराठों और निजामों के विरुद्ध लड़ा। किसके किसके विरुद्ध में? अंग्रेज थे साथ में, उसके बाद मराठा थे, मराठा के साथ साथ निजाम थे, इनके विरुद्ध में हुआ। लास्ट में हुआ क्या? हैदर अली इसमें विजेता बन गया। क्या इसमें हैदर अली की विजय हो गई पहले कर्नाटक युद्ध में। लेकिन इसमें क्या हुआ? पूछेगी कि पहले कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई, तो आपको बताना है मद्रास संधि। क्या? मद्रास की संधि के तहत।
पहले कर्नाटक की युद्ध की समाप्ति हो गई। तो आखिर 1769 में मद्रास की संधि के साथ इस युद्ध की समाप्ति हो गई। तो इस समय आखिर उस समय अंग्रेजों का गवर्नर कौन था? तो वर्लिस्ट। क्या गवर्नर जनरल कौन था? वायसराय पूछिए गवर्नर जनरल, आप बताओ वर्लिस्ट। क्या वर्लिस्ट जो था इस समय अंग्रेज का गवर्नर था। क्या था? अंग्रेजों का गवर्नर या वायसराय। ये तो आपको पहले कर्नाटक, पहले आंग्ल मैसूर, मैसूर कहाँ पे इस समय? मैसूर की लोकेशन कर्नाटक, इसीलिए मेरे दिमाग से बार बार कर्नाटक कर्नाटक निकल रहा है। अब बात होती है क्या? अब बात होती है सेकंड मैसूर युद्ध की। क्या सेकंड मैसूर युद्ध आखिर हुआ कब से कब था? 1780 से लेकर के 84 के बीच में सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। उस समय अंग्रेज वायसराय आपका कौन था? जो वायसराय था हमारा, पहला तो वर्लिस्ट था, उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स। क्या? हेस्टिंग्स। एक है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग इस समय अंग्रेजों का वायसराय था। इसमें क्या हुआ? सेकंड जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। क्या? हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की जो मृत्यु है ये कब होती है? 1782 में। कितने? 1782 में हैदर अली की मृत्यु होती है। उसका बाद इसका जो बेटा था, यानी इसका जो पुत्र है, कौन है? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ये इसका लड़का है, ये गद्दी संभालता है। लेकिन इसमें टीपू सुल्तान के साथ मराठा और निज़ाम थे, इसमें अंग्रेजों की सेना ने इसे हरा दिया। लेकिन इसकी संधि की समाप्ति किसके द्वारा हुई? तो आपको बता देना है, इसकी समाप्ति जो मैंगलोर, देखो पहला किसकी समाप्ति हुआ? पहला मद्रास की संधि हुई। उसके बाद किसकी संधि हुई? मंगलौर की संधि। क्या? मंगलौर की संधि के साथ इसका समापन हुआ। मंगलौर की संधि कब होती है? 1782 में। उसके बाद अब हम आते हैं कर्नाटक का तृतीय कर्नाटक युद्ध। देखिए थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब में हुआ? तो 1790 से लेकर के 1792 में थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ? इसमें श्रीरंगपट्टनम, क्या इसमें टीपू सुल्तान ने क्या किया? इस समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो आपका कॉर्नवालिस। क्या? कॉर्नवालिस जो था अंग्रेजों का वायसराय था उस समय। ठीक, इसमें हुआ क्या? जो टीपू सुल्तान था, क्या टीपू सुल्तान ने क्या किया? टीपू सुल्तान वर्सेस अंग्रेजों के बीच में हुआ। इसमें अंग्रेज विजयी हुए, टीपू सुल्तान को हरा दिए। इसमें हुआ क्या कि जो कॉर्नवालिस के द्वारा 1790 और 1721 संधि के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति हुई। पहला हुआ संधि किसकी? मद्रास की, मंगलौर की। उसके बाद इसमें होती श्रीरंगपट्टनम। क्या? श्रीरंगपट्टनम की संधि। किसकी? श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा इस युद्ध की क्या होती है? समाप्ति होती है। अब हमारा बचता है लास्ट। कौन सा? लास्ट बचता है, यानी चौथा कर्नाटक युद्ध हमारा किसके किसके बीच में हुआ? तो ये हुआ 1799 में। कब? 1799 में हुआ। ये आपका टीपू सुल्तान वर्सेस अंग्रेजों के बीच में हुआ। इसमें टीपू सुल्तान क्या किया गया? मारा गया। यानी टीपू सुल्तान इसमें मारा गया। अपने राज्य श्रीरंगपट्टनम की क्या किया गया था? श्रीरंगपट्टनम। क्या? श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते करते ये क्या किया गया? मारा गया। उसके बाद पूछता है 1799 में इस समय आखिर अंग्रेज का गवर्नर जनरल यानी वायसराय उस समय कौन था? पहले मैंने आपको क्या बताया? पहले में आपका वायसराय था कौन? वेरलिस्ट। सेकंड में कौन था? सेकंड मैंने आपको क्या बताया? सेकंड का जो वायसराय था आपका हेस्टिंग्स था। उसके बाद कौन सा? कॉर्नवालिस था। इस समय आपका आ चुका था रॉबर्ट क्लाइव। क्या? इस समय वायसराय कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। इतनी बात आपको आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में समझ में आ जाया होगा। पहला जो हुआ था हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ठीक है, आपको मैंने इतनी बातें समझा दिया, शायद आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। आपको पता होगा मराठा किस क्षेत्र के नियर अबाउट थे? मराठाओं की लोकेशन महाराष्ट्र के नियर अबाउट थे। आपसे पूछ सकता आखिर निजाम की लोकेशन क्या थी? निजाम जो थे ये हैदराबाद में थे। कहाँ पे? हैदराबाद। निजामों की लोकेशन क्या थी? हैदराबाद थी। इतनी बातें आपको शायद अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है होम रूल आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? देखिए होम रूल आंदोलन या पूछे आपसे पेपर में होम रूल के साथ साथ इसी के बोलते हैं होम मतलब घर, रूल मतलब शासन। घर का शासन का आंदोलन बोलते हैं। ठीक है, इसमें हुआ क्या? इसमें दो प्रकार के होम रूल हुए। क्या? होम रूल जो लीग है इसकी स्थापना दो जगह हुई। क्या क्या? पहला आपका होता है कहाँ? पहला आपका होता है अप्रैल 1916 में होता है और दूसरा होता है सितंबर 1916 में। क्या? सितंबर 1916 में।
इसकी स्थापना किसके द्वारा होती है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। उसके बाद इसकी स्थापना किसके द्वारा होती है? एनी बेसेंट। क्या? एनी बेसेंट के द्वारा होती है, जो कि कहाँ की रहने वाली थी? आपकी आयरलैंड की रहने वाली थी। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हुआ क्या? जो अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा हुआ ये होम रूल स्थापना, ये 1916 में हुआ। कब? 1916 में हुआ होम रूल की स्थापना। पूछेगा अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट आयरलैंड की थी, इनके द्वारा हुआ होम रूल। पहला बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो हुआ ये आपका कहाँ पे हुआ? बॉम्बे में हुआ। कहाँ पे? बॉम्बे में हुआ। बाकी जो होम रूल आयरलैंड में हुआ, इसकी स्थापना कहाँ हुई? मद्रास में हुआ। कहाँ पे? मद्रास में हुआ। उसके बाद पेपर में पूछ सकता है आखिर होम रूल आंदोलन के बाद ये दोनों इकट्ठा कब हुए? 1917 में दोनों इकट्ठा हो गए। उसके बाद 1920 में क्या? 1920 में गांधी जी ने क्या? गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय होम रूल, क्या? अखिल भारतीय, अखिल मतलब दोनों एक में हो गए, अखिल भारतीय होम रूल, अखिल भारतीय होम रूल की जो अध्यक्षता है किसके द्वारा किया गया? 1920 में गांधी जी के द्वारा किया गया। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। बाल गंगाधर की जो आपकी महत्वपूर्ण बुकें हैं उसके बारे में जान लीजिए। केसरी व मराठा। क्या? केसरी और मराठा, इनकी दो फेमस बुकें हैं। मराठा किस भाषा में है? आपका केसरी जो है ये तो मराठी भाषा में, किस में? ये मराठी भाषा में है। लेकिन जो मराठा है आपका ये बंगाली भाषा में। किसने? केसरी और मराठा। देखिए एक आपका मराठा पूछता है आखिर केसरी किस भाषा में? मराठी भाषा में। और मराठा किस में है? ये आपका शायद उर्दू भाषा में, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग इसको पेपर में देख लीजिएगा। उसके बाद एनी बेसेंट कहाँ की है? आयरलैंड की है। कहाँ पे? आयरलैंड की। कॉमनवेल्थ, क्या पूछता है? कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ बुक और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, इस बुक के जो रचनाकार हैं, रचयिता हैं, कौन है? आपकी एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट। पूछे एनी बेसेंट के बारे में आखिर कांग्रेस की क्या थी? ये कांग्रेस की पहली महिला, जब पूछेगा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है तो आपकी है एनी बेसेंट। पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट है। लेकिन जब पूछेगा कांग्रेस की पहली महिला भारतीय के बारे में पूछेगा तो आपको बताना है भारतीय महिला के बारे में, तो कौन है? सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू जी हमारी हैं, जो कि भारत की हैं। इन्होंने कानपुर में 1923 में जो कांग्रेस का कानपुर का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता इनके द्वारा किया गया था। इतनी बातें आपको शायद समझ में आ गई होंगी। अब हम अगले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि संसद की कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति या कोरम। आपको इंपॉर्टेंट क्या है? कोरम पढ़ना है आपको। कोरम कितना होता है? देखिए आपको कोरम का मतलब यहाँ साफ साफ बता दें कि जो संसद है उसका 1/10 सदस्य जो होंगे कोरम के लिए उपस्थित होने चाहिए। कितना? 1/10। देखिए राज्यसभा के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? राज्यसभा की मैक्सिमम सीटें कितनी हैं? राज्यसभा की जब संविधान बन रहा था उस समय मैक्सिमम सीटें थी 250। लेकिन इस समय यानी वर्तमान में इसकी कितनी सीटें हैं? तो वर्तमान में 245 इतनी सीटें वर्तमान में हैं। लेकिन आपको राज्यसभा के बारे में और बताते हैं कि 245 में जो यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों से है 8 है। बाकी जो है इसके बाद 8 घटा दीजिए, 15 में से 8 गया 7, यानी 200 कितना हो गया? घटाएंगे 15 में से 8 गया 7, यानी 237 सीटें कहाँ से हैं? आपकी राज्यों से है। राज्यों से 237, यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों से 8 हो गई। बाकी 12 सदस्य को क्या करता है? 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। क्या? 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं।
12 सदस्यों का मनोनयन होता है, 12 8 20 हो गया, 20 घटाएंगे इसमें से आपका 225 के नियर अबाउट आएगा। क्या आएगा आपका? आएगा 225, यानी 225 राज्यों से आते हैं, 8 आपका यूटी से आता है, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ये राज्यसभा के बारे में हो गया। इसका मतलब राज्यसभा की मीटिंग के लिए कितनी गणपूर्ति आवश्यक है? तो आखिर 250 का आप निकालेंगे 1/10, तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, इसका मतलब कितना बचेगा? 25, यानी 25 लोगों की आवश्यकता है, 25 सदस्य रहेंगे तो ही मीटिंग हो पाएगी और राज्यसभा की। मैंने आपको क्या बताया था लोकसभा के बारे में? लोकसभा की कितने सीटें मैंने आपको क्या बताया था? लोकसभा की मैक्सिमम सीटें कितने बताया था मैंने आपको? 550। क्या? 550 लोकसभा की मैक्सिमम सीटें मैंने आपको बताया था। यानी इसके लिए कितना आवश्यकता होगी? तो इसके लिए आवश्यकता होगी, इसका 1/10 निकालेंगे, यानी 55 लोगों की तो मिनिमम आवश्यकता होगी। 55 लोग रहेंगे तो ही लोकसभा की कार्यवाही हो पाएगी। राज्यसभा के बारे में हम कुछ चीजें आपको और बताते हैं। देखिए, पूछता है कि राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीट कहां पे है? राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीट किस राज्य में है? तो आपको बताएं, यूपी एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा आपकी राज्यसभा की सीटें हैं। टोटल कितनी है? 31 सीट। कितनी? 31 राज्यसभा की सीटें हैं। इसमें यूपी में आपकी लोकसभा की सीटें कितनी है? 80 लोकसभा की सीटें हैं। विधानसभा की सीटें कितनी है? 403 सीटें प्लस एक इस समय और इसका मतलब 403 सीटें विधानसभा की हो गई। उसके बाद विधान परिषद की कितनी सीटें हो गई? आपकी 100 सीटें। यानी यूपी में सबसे ज़्यादा आप सीट पूछेगा किसी चीज़ की तो आपका ये हो जाएगा यूपी राज्य में हो जाएगा। किसमें? उत्तर प्रदेश में हो गया। उसके बाद इसी के लगते पूछेगा आखिर महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो यूपी में आपकी कितना मैंने बताया? 31। महाराष्ट्र में आपका हो जाता है 19। इसी के बाद हम आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कितना होती है? 18। मैं किसकी बात कर रहा हूं? राज्यसभा सीट के बारे में बात की है। क्या? राज्यसभा सीटों के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। इसी के साथ पूछता है कि बिहार में आखिर कितनी सीटें हैं? 16 सीटें हैं। बिहार में कितनी सीटें हो गई हमारा? 16 सीट। उसके बाद आपको मैंने बताया क्या? जो 7 सिस्टर्स हैं, 7 सिस्टर्स में असम में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? असम में 7 सीटें हैं। बाकी जितने 7 सिस्टर्स हैं, यानी इसके बाद जो आपकी 7 बहनों यानी 7 सिस्टर्स, मैंने आपको क्या बताया था? जो 7 सिस्टर्स हैं, बाकी सभी 7 सिस्टरों में केवल एक लोकसभा की केवल एक सीटें हैं राज्यसभा की। राज्यसभा की एक सीट किस राज्य में है? गोवा राज्य में राज्यसभा की एक सीट है। उसके बाद यूटी यानी यूनियन टेरिटरी में, तो कौन सा यूनियन टेरिटरी है? आपका जो पुदुचेरी है। क्या? जो पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर राज्यसभा की मात्र केवल एक सीटें हैं। ठीक। उसके बाद 7 बहनों मैंने आपको क्या बताया था? यहाँ पे आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, और मेघालय इसमें आ जाएगा। बाकी एक असम में कितने हैं? आपके 7 सीटें हैं। ठीक। उसके बाद दिल्ली में राज्यसभा की कितने सीटें हैं? किसमें? दिल्ली में आपकी राज्यसभा की कितने सीटें हैं? तो दिल्ली में आपकी हैं 3 सीटें। कैसे याद करेंगे? कि आपको ये दिख रहा होगा 3 टाइप का, यानी इसको उल्टा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3। यानी राज्यसभा की सीटों के बारे में पेपर में अगर पूछेगा तो इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेगा। मैंने आपको बताया था कि जो राज्यसभा होता है ये आपका होता है उच्च सदन के साथ साथ ये कभी विघटित ना होने वाला, यानी कभी जो है विघटन इसका नहीं होता है, यानी कभी विघटित ना होने वाला सदन कौन सा है? तो राज्यसभा हो गया। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था? लोकसभा के लिए मिनिमम है 25 साल, राज्यसभा के लिए यानी कितने साल होना चाहिए? 30 साल होना चाहिए। उसके बाद राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, इसके बारे में आपको मैंने क्या बताया था? आर्टिकल नंबर आपको मैंने जिक्र किया था 89। क्या? आर्टिकल नंबर 89 और आर्टिकल नंबर 89 के साथ आपके मैंने बताया था 93। क्या? 89 में मैंने क्या बताया था? 89 में राज्यसभा राज्यसभा का जो सभापति होगा, यानी राज्यसभा का जो सभापति होगा और उपसभापति, कौन? उपसभापति, इसके बारे में जो जिक्र किया गया है वो आर्टिकल नंबर 89 में किया गया है, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। उसके बाद आर्टिकल 1 आपका जो इंपॉर्टेंट है राज्यसभा का, हाँ, राज्यसभा का जो सभापति होता है इसे वेतन क्यों मिलता है? देखिए, उपराष्ट्रपति को जो है ये राज्यसभा का सभापति होता है। क्या? राज्यसभा का जो सभापति होता है आपका होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है, वेतन मिलने का जो प्रक्रिया है
है इसे वेतन मिलता क्यों है? तो इसे मिलता है राज्यसभा का सभापति होने की वजह से उपराष्ट्रपति का वेतन होता है। ठीक, उसके बाद आपसे हम जिक्र करते हैं कि आखिर उपराष्ट्रपति के बारे में कौन कौन सा आर्टिकल है। मैंने आपसे क्या बताया था, उपराष्ट्रपति क्या होता है, यानी उपराष्ट्रपति जो होता है भारत का वाइस प्रेसिडेंट के बाद सेकंड पर्सन उपराष्ट्रपति होता है, यानी राष्ट्र के कार्यपालिका का हेड। पूछेगा कि जो राष्ट्र है, राष्ट्र की कार्यपालिका का हेड कौन होगा? राष्ट्र की जो कार्यपालिका का प्रमुख होगा तो ये हमारा होगा, कार्यपालिका का प्रमुख हमारा राष्ट्रपति होगा। देखिए, राष्ट्रपति जो होता है ये कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन पेपर में थोड़ा घुमाएगा, बोलेगा राष्ट्र की विधायिका यानी जितने भी विधायिक प्रक्रिया होती है इसका हेड कौन होगा? तो विधायिका का प्रमुख हमारा हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बोले तो पीएम यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। याद कर लीजिएगा, आपको हम साथ साथ करंट अफेयर्स ही बताते चलते हैं। द्रौपदी मुर्मू इनका आखिर ये जन्म स्थान कहाँ पे है? उड़ीसा में। इस समय राज्यपाल कहाँ की थी? झारखंड की राज्यपाल थी। प्रधानमंत्री आपके कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है। अब हम झूमते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 3/20 आपको मैंने क्या बताया था जब चंपारण आंदोलन हो रहा था? क्या चंपारण आंदोलन में मैंने बताया था तिनकठिया प्रथा पे 3/20 में 1917 में जो हुआ था, गांधी जी इसकी अध्यक्षता किए थे। चंपारण की 3/20 यानी नील की खेती करनी थी, इतना था। ठीक है, उसके बाद 2/3 मैंने क्या बताया था, राज्यसभा के सदस्य जो हैं हर 2 साल में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। हर 2 साल में 1/3 सदस्य यानी 2/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। ये राज्यसभा के बारे में मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे कि भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। देखिए, क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया भी था, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। साहित्य कला विज्ञान के क्षेत्र में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है मनोनयन करता है राज्यसभा में। ठीक है, लोकसभा में कितने लोगों का मनोनयन होता था? 2 लोगों का, लेकिन वो भी आर्टिकल देखिए, लोकसभा में कितने लोगों का मनोनयन होता था? 2 लोगों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था। ये दोनों किससे आते थे? आंग्ल समुदाय से। क्या? आंग्ल भारतीय के बारे में मैंने क्या बताया? आंग्ल भारतीय किसे बोलते हैं? जिसके पिता जो हैं यानी माता भारत की हो, पिता उसके कोई न कोई विदेशी यानी यूरोप कंट्री से बिलोंग करते हैं। क्या? यूरोपीय कंट्री से बिलोंग करते हैं, ब्रिटेन वगैरह, आयरलैंड, यहाँ से उनके पिता हो, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं आंग्ल भारतीय। क्या? आंग्ल भारतीय। इसमें क्या हुआ? 104वां संविधान संशोधन आया। क्या? 104वां संविधान संशोधन 2019 में। क्या? 2019 में आया। इसमें जो लोकसभा की 2 सीटें थी इसको खत्म कर दिया गया। क्या? इसको खत्म कर दिया गया। लोकसभा की जो 2 सीटों का मनोनयन होता था राष्ट्रपति के द्वारा, इसे समाप्त कर दिया गया पूर्णतया। उसके बाद इसी में क्या किया गया? इसमें SC/ST का आरक्षण अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इतनी बड़ी बात इसमें कहा गया। ठीक, उसके बाद क्या होता है? राज्यसभा के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताया है। देखिए, अब हम आपको बताते हैं राज्यसभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। देखिए, राज्यसभा के बारे में मैंने क्या बताया, ये किसका सदन है? बुजुर्गों का सदन। कभी पूछेगा बुजुर्गों या शिक्षितों का सदन। किसका? शिक्षित लोगों का सदन। शिक्षितों या उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका राज्यसभा के। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 साल का होता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। उसके बाद राज्यसभा के बारे में आपसे क्या पूछ सकता है कि राज्यसभा की जो टेन्योर होता है यानी 1/3 2/3 सदस्य हर 2 साल पे रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो आपको 30 साल मिनिमम वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 30 वर्ष मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए। उसके बाद क्या होता है? जो राज्यसभा का सभापति होता है, आपको मैंने क्या बताया? आर्टिकल नंबर 89। क्या? अनुच्छेद जो हमारा है 89 क्या कहता है? और जो राज्यसभा है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। क्या? सभापति और
उपसभापति के बारे में जिक्र कहाँ किया जाता है? तो आर्टिकल नंबर 89 में किया जाता है। आर्टिकल नंबर 93 में किसका जिक्र होता है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जिक्र किया जाता है। इतनी बातें आपको यहाँ से सभी समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वेज नहर किसे जोड़ती है? क्या स्वेज नहर किसे जोड़ती है? देखिए, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम आपका होता है स्वेज नहर का। लाल सागर को रेड सी बोलते हैं, मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर को बोला जाता है। देखिए, स्वेज नहर के बारे में पूछता है, आखिर इसके जो निर्माण करता है कौन किए थे? फर्डिनेंड लाप्लास। क्या? फर्डिनेंड लाप्लास जो है इसके निर्माण करता है। इसका आखिर निर्माण कार्य शुरू कब हुआ? निर्माण कार्य जो शुरू हुआ 1856 में, नहीं 58 में निर्माण कार्य इसका शुरू होता है। उसके बाद क्या होता है? इसका निर्माण कार्य यानी पूछेगा इसका निर्माण कार्य पूरा कब हुआ? क्या पूरा कब हुआ? आपको बताना है पूरा कब हुआ। यानी राष्ट्रीयकरण के बारे में अगर पूछेगा कि आखिर इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 को होता है। कब? 1956 को आपको इसका राष्ट्रीयकरण होता है। इसकी लंबाई कितनी है? 193 मीटर। कितनी? 193 मीटर इसकी लंबाई है। स्वेज नहर के बारे में मैंने क्या बताया था? स्वेज नहर का जो आपका उत्तरी बिंदु था इसे बोलते हैं क्या? पोर्ट सईद। और इसका जो दक्षिणतम पॉइंट है इसे हम लोग बोलते हैं पोर्ट स्वेज। पोर्ट स्वेज इसका साउदर्न पार्ट है। इतनी बात आपको मैंने बता दिया। अब हम आते हैं अपने और क्वेश्चनों पर। क्या बोलता है कि इसमें लिखा उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से कौन जोड़ता है? तो जो आपकी कील नहर है, क्या कील नहर जो है ये उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने का कार्य किया जाता है इसके द्वारा। बेरिंग सागर को चुकची सागर से कौन जोड़ता है? तो आपकी जो बेरिंग जल संधि है, कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि। क्या? बेरिंग जल संधि के द्वारा बेरिंग सागर को चुकसी सागर से जोड़ता है। बेरिंग जल संधि क्या होती है? दो जलों को आपस में जोड़ती हैं और दो लैंड भाग को यानी दो भूभागों को अलग करती हैं। तो बेरिंग जल संधि किसको किसको अलग करती है? तो आपको एशिया को किससे अलग करती हैं? एशिया को अलग करती हैं आपकी यूएसए यानी नॉर्थ अमेरिका से। किससे? नॉर्थ अमेरिका से। या लिखेगा रूस को कनाडा के द्वारा यानी रूस को अलास्का के द्वारा किसे अलग किया जाता है? तो बेरिंग जल संधि अलग करती है। तो हमारा अगला है क्या? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर के द्वारा कौन जोड़ता है? जो आपकी आती है जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी? जिब्राल्टर जल संधि। ये किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। दक्षिणी चीन सागर और फिलीपींस सागर को कौन जोड़ता है? दक्षिणी चीन सागर और फिलीपींस सागर को कौन जोड़ता है? इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक पूछता है पनामा नहर किसे जोड़ती है? क्या? पनामा नहर किसे जोड़ती है? तो जो पनामा नहर है ये प्रशांत महासागर, किसे? प्रशांत महासागर को जोड़ती है आपकी अटलांटिक महासागर से। किससे? अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इतनी बात आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या बोलता है कि कैस्पियन सागर कहाँ अवस्थित है? कैस्पियन सागर अवस्थित कहाँ पे है? कैस्पियन सागर से कितने देश लगते हैं? तो टोटल लगते हैं आपके 5 कंट्री। कितने कंट्री लगते हैं? 5 कंट्री। कौन कौन सा? अजरबैजान, तुर्की, ईरान, उज्बेकिस्तान और रूस। देखिए कौन कौन देश लगते हैं? रूस लगता है, रूस के साथ हो गया आपका ईरान लगता है, ईरान के साथ तुर्की लगता है, तुर्की के साथ आपका अजरबैजान, क्या? अजरबैजान लगता है, उसके साथ आपका लगता है उज्बेकिस्तान। कौन? उज्बेकिस्तान। यानी 5 कंट्री जो है आपकी सीमा बनाती है कैस्पियन सागर से। कैस्पियन सागर क्या है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपकी विश्व की सबसे बड़ी झील है आपका सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? आपको बताना है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। कैस्पियन सागर कहाँ पे है? रूस और ईरान के बीच में, सऊदी अरब और मिस्र के बीच में नहीं है। मिस्र में आपको क्या बताया था? एक नील नदी बहती है। क्या? नील नदी का वरदान। जो नील नदी है इसका वरदान किसे बोलते हैं?
मिस्र को बोलते हैं। नील नदी किस में है? नील नदी के बीचों बीच आपका विक्टोरिया झील अवस्थित है। इतनी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। आइए आपको हम ले चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? इस चीज को आपको विशेष ध्यान देना है। जो कैंटरबरी है ये न्यूजीलैंड में, ये क्या है? घास के मैदान है। कैंटरबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड में, मैंने आपको बताया है। फिर पार्कलैंड कहाँ पे? ब्राजील में। नो 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 नो, पार्कलैंड आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। क्या? दक्षिणी अफ्रीका में पड़ता है। दक्षिणी अफ्रीका में कौन सा पड़ता है? पार्कलैंड। मैंने आपको क्या बताया? सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो बता दीजिएगा, जो सवाना घास का मैदान है ये भी दक्षिण अफ्रीका में मिलता है। उसके बाद वेल्ड घास का मैदान, ये भी आपका दक्षिणी अफ्रीका में है। लानोज कहाँ पे है? क्या? लानोज आपका कहाँ पे है? ये भी वेनेजुएला में है। क्या? लानोज घास का मैदान आपका वेनेजुएला में है। ये अगर वेनेजुएला ना दे, आपको दे सकता है साउथ अमेरिका। मैंने कुछ घास के मैदान के बारे में बताया था। क्या? स्टेपीज कहाँ पे है? आपका यूरेशिया वाले पार्ट में। कहाँ पे है? यूरेशिया दे या तो एशिया दे, यहीं पे पाया जाता है आपका स्टेपीज। स्टेपीज, प्रेरी पंपास। क्या? प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका में। पंपास कहाँ पाए जाते हैं? पंपास पाए जाते हैं आपका साउथ अमेरिका में। डाउन्स घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? डाउन्स घास के मैंने मैदान को बताया था आपका मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान मिलते हैं। सवाना घास के मैदान आपके कहाँ मिलेंगे? दक्षिणी अफ्रीका में मिलते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको यहाँ से याद कर लेना है। मैंने आपको घास के मैदान के बारे में विस्तृत वर्णन पिछले क्लासेस में दे चुका हूँ, उस सीरीज को आप लोग देख लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? यानी जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, एक 22 का आंकड़ा है, 22 मार्च। उसके बाद आता है हमारा 22 अप्रैल। अप्रैल के बाद आता है 22 मई। 22 मार्च को क्या होता है? इस दिन मनाया जाता है क्या? जल दिवस। कौन सा डे? वाटर डे। उसके बाद आता है अप्रैल में आपका आता है पृथ्वी दिवस। कौन सा? पृथ्वी दिवस आता है। फिर आता है 22 मई को आपको क्या? जैव विविधता दिवस। कौन सा? जैव विविधता दिवस, यानी ये मनाया जाएगा 22 मई को, ठीक है। इतनी बातें आपको यहाँ से समझ में आ गई होंगी। अब आता है कि मैंने आपको कल मई के बारे में बताया था, अब हम बताते हैं आपको जून के बारे में। 1 जून को क्या मनाते हैं? विश्व दुग्ध दिवस। जब पूछेगा वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाते हैं, तो 1 जून को मनाया जाता है। हमारा 2 जून को क्या होता है? 2 जून को मनाया जाता है तेलंगाना दिवस। क्या? तेलंगाना दिवस। कैसे? क्योंकि 2 जून 2014 को, क्या? 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया था। 1 जून, 2 जून, 3 जून को आपको क्या मनाया जाता है? तो इस दिन मनाते हैं साइकिल डे। क्या? बाईसाइकिल डे यानी बाइसिकल डे यानी साइकिल दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 3 जून को मनाया जाता है, ठीक। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट है 5 जून। क्या? 5 जून को क्या मनाया जाता है? इस दिन मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। क्या? विश्व पर्यावरण दिवस। क्यों? क्योंकि 5 जून 1972, क्या? 5 जून 1972 नैरोबी केन्या, कहाँ पे? नैरोबी केन्या में जो पर्यावरण के ऊपर हुई थी पहले, यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी 5 जून को, ठीक है। 5 जून के बाद हम आते हैं जून के अगले कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में जिक्र करते हैं। आपका मनाया जाता है 7 जून को, क्या मनाते हैं? विश्व महासागर दिवस। क्या? विश्व महासागर दिवस, महासागर डे। ये किस दिन मनाया जाता है? 7 जून को, ठीक। उसके बाद और क्या मनाते हैं जून में? हम लोग मनाते हैं 21 जून। क्या? 21 जून को क्या मनाया जाता है? आपका योगा डे। क्या? योगा डे इसी दिन मनाया जाता है। इसी दिन हम मनाते हैं संगीत दिवस। कौन सा दिवस? संगीत दिवस इसी दिन मनाया जाता है। उसके बाद 23 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? क्योंकि 23 जून 1894 में हमारी ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी, इसलिए हम लोग क्या मनाते हैं? इसी दिन ओलंपिक डे मनाते हैं। कौन सा डे? ओलंपिक डे इसी दिन मनाया जाता है। 23 जून के बाद आपका एक आता है लास्ट में 31 जून। क्या? 31 जून को मनाते हैं। क्या मनाते हैं? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये
आपके मई के इंपॉर्टेंट जो डेज थे उन डेजों को हम आप लोगों के बीच में एक एक करके रख दिए। अगर मान लीजिए आपसे पूछता है कि आप 12 जून को क्या मनाते हैं, बाल श्रम निषेध दिवस। क्या है, बाल श्रम जो निषेध दिवस है ये 12 जून को मनाते हैं। उसके बाद 14 जून आता है, इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, रक्तदाता दिवस, यानी इसी दिन हम लोग क्या करते हैं, ब्लड को डोनेट करते हैं। इतनी बातें आपको यहाँ से समझ में आ गई होंगी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्रयोगशाला में यूरिया के संश्लेषण का सर्वप्रथम किसने देखा। देखिए यूरिया का जो संश्लेषण किया था ये किया था वोहलर जी के द्वारा। किसके द्वारा, वोहलर के द्वारा किया गया था। यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। ये आपका किसका फार्मूला हो गया, यूरिया का फार्मूला हो गया। ठीक, यूरिया के बारे में पूछता है ये कार्बनिक यौगिक है, तो बिल्कुल है क्योंकि इसके बीच में कार्बन है। पूछता है यूरिया का निर्माण किससे होता है, तो CHO, किसको, CHON, यानी 4 प्रमुख तत्व हैं। कौन कौन सा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये 4 प्रमुख तत्व के द्वारा यूरिया का निर्माण किया जाता है। यूरिया क्या है, एक प्रकार का आपका क्या है, उर्वरक है। क्या, उर्वरक। आपको पता होगा जो हम लोग खाद का प्रयोग करते हैं वही होता है आपका यूरिया। ठीक है, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक तत्व कौन था, तो यूरिया। पेपर में पूछेगा प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन है, तो आपका हो गया यूरिया। क्या, यूरिया। उसके बाद आपसे मैं बात करता हूं कुछ तत्वों के बारे में, जैसे पूछता है पेपर में क्या क्या, मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला MgSO4। क्या, MgSO4 क्या हो गया, मैग्नीशियम क्या हो गया, सल्फेट। उसके बाद पूछता है खड़िया चूना। क्या, CaCO3। आपका ये क्या हो गया, खड़िया चूना। कौन सा, खड़िया चूना। पूछेगा आपका बिना बुझा चूना, तो CaO। इसे बोलते हैं हम लोग स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। ये किसे बोलते हैं, CaO को। बुझा हुआ चीनों के हम लोग क्या बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। ये हम लोग किसे बोलते हैं, बुझा चूना। जब पूछेगा बुझा चूना का सूत्र क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या, हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला हमारा क्या हो गया, CaOH का होल ट्वाइस। उसके बाद एक फार्मूला हमारा क्या है, CaSO4 इंटू 2H2। ये किसका फार्मूला है, ये आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे बनता है, जिप्सम से बनता है। इसका मतलब ये हमारा फार्मूला किसका हो गया, जिप्सम का फार्मूला हो गया CaSO4 इंटू 2H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या हो जाता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इतनी बातें आपको यहाँ से समझ में आ गई होंगी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक विषम यौगिक है, यानी कौन एक समानता नहीं रखता है। देखिए आपका जो प्रोपेन है तो ये तो सेम है। एथीन आपका विषम यौगिक है। कैसे, देखिए 3 प्रकार के जो तत्व होते हैं पाए जाते हैं। कौन कौन से यौगिक, एक होता है एल्केन, एल्केन के बाद आपका होता है एल्कीन और तीसरा होता है एल्काइन। क्या होता है, एल्काइन। देखिए जो आपका एल्केन होता है, क्या, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में हम डिफरेंट बताते हैं। जब आपका किसी भी तत्व के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा तो वहाँ पर होगा एल्केन, डबल बॉन्ड पाया जाएगा तो वहाँ पे होगा एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड जब पाया जाएगा, त्रिबंध पाया जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्काइन। कौन कौन सा बंध, सिंगल बंध पाया जाएगा तो आपका एल्कीन, डबल बॉन्ड पाया जाएगा तो आपका एल्कीन, एल्काइन। ठीक, उसके बाद फार्मूला पूछता है। एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। उसके बाद इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n। इसका फार्मूला होता है CnH2n-2। कैसे, देखिए पहले एल्केन में हम क्या करते हैं, CnH2n+2 करते हैं। उसके बाद इसमें से 2 हम हटा दिए, ये वाला आ गया, फिर इसमें से 2 माइनस किए, वो वाला आ गया। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, इसमें पूछता है आखिर देखिए अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे n = 1 रखता हूँ
1 रखेंगे तो एक n बराबर 1 रखेंगे तो ये हमारा C1 हो जाएगा। यहाँ पे n बराबर 1 रखेंगे H2n यानी H2 + 2 यानी 4 यानी CH4। CH4 हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा हो गया मेथेन। क्या, मेथेन। फार्मूला आ गया मेथेन का। अब देखिए यहाँ पे हम रखते हैं n बराबर 2। क्या, n बराबर अगर हम 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा C2। अब यहाँ पे हम रखेंगे H 2 × 2, 2 × 2 हमारा क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा 4। कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 C2H4। यही हमारा क्या है, एथिलीन या इसी को बोलते हैं एथीन। क्या है हमारा, एथिलीन, एथिलीन या एथीन। उसके बाद वहाँ पे अगर हम n बराबर 1 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा C2H2। ये किसका फार्मूला है, ये हमारा है एसीटिलीन। किसका, एसीटिलीन का फार्मूला है C2H2। ये इतनी बातें आपको शायद समझ में अच्छी तरीके से आप लोगों को आ गई होंगी। इसका मतलब जितने भी आपके एन वाले होंगे, कौन, एन, जितने में एन लगेगा, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सभी आएंगे एल्कीन में जिसमें ईन लगागा। क्या, लास्ट में ईन लगा रहेगा। जैसे क्या क्या लग सकता है आपका, एल्कीन। क्या, एल्कीन, मेथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, यानी लास्ट में जितना इन लगा रहेगा वो आएगा एल्कीन में। आइन जिसमें लगागा आइन वो किस में आएगा, एल्काइन, आइन। जैसे मिथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये सभी किस में आएंगे, आपके आएंगे एल्काइन समूह में। अब हम कैसे आइन पढ़ते हैं, देखिए अगर कार्बन की संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे देखो 1 रहेगा हम लोग पढ़ेंगे मेथ। क्या, मेथ। 2 के लिए मेथ एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। पेंट 5 के लिए पेंट होता है, 6 रहेगा हेक्स होगा। क्या, हेक्स, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, ये सब पढ़ते रहेंगे, आगे डेस तक चला जाएंगे। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में आती है, तो ये न्यूटन के किस लॉ पे, जैसे हम बंदूक चलाए, बंदूक चलाने के बाद हम पीछे बंदूक क्या करती है, झटका देती है हमारे बाहों पे, वो न्यूटन के किस लॉ पे आधारित होती है, तो न्यूटन का कितने नियम है, न्यूटन के 3 नियम है। न्यूटन का जो पहला नियम होता है, न्यूटन का प्रथम नियम किस पे बोलता है, इसे हम बोलते हैं जड़त्व का नियम, या इसी को बोलते हैं गैलीलियो का नियम। क्या, गैलीलियो का नियम। न्यूटन का प्रथम नियम हम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम बोलते हैं। प्रथम नियम से क्या आती है, बल की परिभाषा आती है। क्या, बल की परिभाषा जो आती है ये प्रथम नियम से आती है। इसमें क्या कहता है, अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो कंटिन्यू चलती ही चलती रहेगी जब उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यानी जब कोई वस्तु चल रही है वो तब तक चलेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसका मतलब ये किसमें कहेगा, न्यूटन का प्रथम नियम। सेकंड लॉ में क्या आता है, न्यूटन का जो सेकंड लॉ आता है इसमें बल का सूत्र आता है। बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर m a। F मतलब फोर्स, m मतलब मास, a मतलब त्वरण। यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसमें क्या आता है, बल का सूत्र। यानी न्यूटन के सेकंड लॉ में क्या आता है, बल का सूत्र हमारा आता है। पूछेगा न्यूटन का थर्ड नियम, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन, यानी क्रिया या प्रतिक्रिया का नियम। क्या, क्रिया या प्रतिक्रिया का नियम। इसका क्या मतलब हुआ, अगर जैसे हम आपको एक झापड़ मारी, मान लीजिए मैंने आपको खुद को एक झापड़ मारा तो मैंने अपने गालों पे मारा, उतना सेम बल मेरे गालों के द्वारा मेरे हाथों पे लगाया गया। इसी को बोलते हैं एक्शन रिएक्शन का फोर्स। जैसे क्या होता है, रॉकेट इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। क्या, जैसे मान लीजिए रॉकेट कैसे निकलता है, रॉकेट निकलता है ऊपर की तरफ, तो गैस जो होता है सेम नीचे की तरफ उतना बल देता है, यानी रॉकेट के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ पे और संवेग संरक्षण नियम पे आधारित होता है रॉकेट। ठीक है, इतनी बातें आपको न्यूटन के बारे में जानकारी रखना है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसके द्वारा किया गया, तो आपको बताना है कि न्यूटन के द्वारा हमारा किसका खोज किया गया, गुरुत्वाकर्षण की खोज किया गया। गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खोज खींचती है, इसी को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या बोलता है हमारा अगला क्वेश्चन कि आखिर प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है। देखिए जो प्रकाश संश्लेषण होता है मैंने आपको कल बताया था क्लोरोप्लास्ट में। किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलता है,
पत्तियों में मिलता है। पत्तियों का जो हरा रंग होता है, क्या पत्तियों का हरा रंग किसके वजह से होता है? तो क्लोरोफिल की वजह से होता है। किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। जब पूछेगा पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है, क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है इसलिए इसका हरा रंग होता है। इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम नामक तत्व जो है ये पौधों में पाया जाता है। उसके बाद आपको मैंने क्या बताया था, पत्ती के बारे में कुछ चीज़ें आपको और बताया था। जो पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, क्या पत्तियों में जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं उसे हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या? स्टोमेटा। इससे क्या होता है? इसी से होता है हमारा गैसों का आदान प्रदान, यानी गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो स्टोमेटा के द्वारा होता है। आदान प्रदान यानी सेंस, हमारा ऑक्सीजन जाएगा CO2 आएगा, यानी CO2 जाएगा ऑक्सीजन आएगा। ये प्रक्रिया कहाँ पे होती है? स्टोमेटा में होती है। लीफ के बारे में मैंने आपको बताया था, पत्तियों का हरा रंग, और जड़ भी हमारा कैसा होता है? हरा रंग का होता है। जड़ यानी तना, यानी बोलेगा आपका तना का रंग भी कैसा होता है? हरा होता है। ये किसकी वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। उसके बाद आपको बताया क्या, मैंने आपको बताया था जो आपका प्रकाश होता है किस में? भोजन, यानी पत्तियों का प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा किस रंग में होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए किस ज़्यादा रंग की आवश्यकता होता है? तो रंग की आवश्यकता होता है लाल रंग। उसके बाद आपका आएगा नीला रंग, फिर आएगा बैगनी रंग। क्या? बैगनी रंग। पूछेगा किस रंग में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है? जो हरा रंग होता है। क्या? हरा रंग में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? हरा रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। अगर पेपर में कभी आ गया किस रंग में नहीं होता है? हरा रंग में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? पावर हाउस को बोलते हैं। क्या? पावर हाउस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्या बोलते हैं? ह्यूमन सेल का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोलता है कि किस हार्मोन को मादा हार्मोन? देखिए हार्मोन के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। पहला आपका कौन होता है? नर हार्मोन। नर हार्मोन ये हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्योंकि क्या है? टेस्टिस से होता है वृषण, यानी वृषण किस में होता है? मनुष्य में होता है, इसलिए इससे याद कर लेंगे नर हार्मोन। जो होता है आपका एस्ट्रोजन। क्या? एस्ट्रोजन। एक्स किसको बोलते हैं? कहते हैं वो मेरी एक्स है। क्या? एक्स है, इसका मतलब लड़कियों, यानी मादा में जो हार्मोन होता, मादा हार्मोन किसे बोलते हैं हम? मादा हार्मोन एस्ट्रोजन को बोलते हैं। किसको? एस्ट्रोजन को बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? दुग्ध हार्मोन। क्या हार्मोन होता है? दुग्ध हार्मोन। कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन। कैसे? जब गाय भैंस बच्चा देती है उस समय दूध नहीं उतरता है तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं ऑक्सीटोसिन का, उससे क्या होता है? दूध पूर्ण रूप से उतर जाता है। इतनी बातें आपको यहाँ से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या है मेरा कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए बिहू किस राज्य का है? आपका असम का लोक नृत्य क्या है? बिहू। ठीक है, लावड़ी और तमाशा। क्या? लावड़ी और जो तमाशा है ये कहाँ का लोक नृत्य है? ये तो हो गया महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में और क्या होता है? गणेश चतुर्थी होती है। क्या? गणेश चतुर्थी भी महाराष्ट्र में होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है? उड़ीसा का कौन कौन सा नृत्य है? तो उड़ीसा के बारे में एक याद नहीं आ रहा है, उड़ीसा के लोक नृत्य के बारे में आप लोग बताइए। देखिए राजस्थान में क्या क्या होता है? तो राजस्थान का जो लोक नृत्य है क्या क्या है? गणगौर है। क्या? गणगौर राजस्थान। उसके बाद घूमर हो गया। गणगौर, घूमर, भंवर ये सभी कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। इसी में आता है एक कालबेलिया डांस, इंपॉर्टेंट है आपका कालबेलिया डांस। उसके बाद हम आते हैं पंजाब के बारे में। क्या? पंजाब में कौन कौन सा फेमस डांस है? गिद्धा और भांगड़ा। क्या? गिद्धा और भांगड़ा जो है ये पंजाब का फेमस फोक डांस है। ठीक, उसके बाद आते हैं, देखिए जो फोक डांस है इससे पेपर में क्वेश्चन अवश्य आएंगे। भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। उसके बाद पेपर में पूछे जा कुचिपुड़ी। क्या? कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश, ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया। ठीक,
ठीक। आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती। क्या, आंध्र प्रदेश की राजधानी आपकी हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। ठीक, कुछ चीज़ें हैं मिस हो जाती हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के बारे में मैंने अभी आपको क्या बताया, यहाँ पर लोकसभा की कितनी, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं महाराष्ट्र, बोलो बच्चों। महाराष्ट्र में कितनी हैं, 19 सीटें हैं। कितनी, 19। असम में कितनी है, 7 सीटें हैं। असम में कितने टाइगर रिजर्व हैं, 7 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया, 7 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं, असम में है। रायमोना, डिब्रूगढ़, मानस, ये सभी कहाँ पे हैं, असम में है। ठीक है, उड़ीसा के बारे में मैंने क्या बताया, सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा में है। कौन सी झील है, आपकी चिलिका झील। क्या, चिलिका झील विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कहाँ पे है, उड़ीसा में है। उड़ीसा में क्या और क्या अवस्थित है, उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, खत्म हो गया। क्या, खत्म हो गया, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, एक ट्रिक आप लोग देख लीजिए। क्या ट्रिक है हमारा, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। क्या, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। ठीक, ये क्या है ट्रिक, तो जो मानक समय रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजर जाती है। क्या, मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजर जाती है, तो 5 राज्यों से हो जाती है। आंधी में छाता उड़ा, आंधी से हमारा हो जाएगा क्या, आंध्र प्रदेश। में से हो जाएगा मध्य प्रदेश। छाता से हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऊपर से हो जाएगा यूपी। उड़ा से हो जाएगा उड़ीसा। इसका मतलब मैंने इसमें क्या कर दिया, एक गलती कर दिया। क्या गलती हो गया, इसमें माँ नहीं रहेगा। ठीक है, ये नहीं रहेगा। आपको केवल ट्रिक याद रखना, आंधी में छाता ऊपर उड़ा, लेकिन इसमें माँ नहीं रहेगा। ठीक है, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 राज्य होना चाहिए। आंधी में, यहाँ आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, एक मध्य प्रदेश इसमें आएगा। क्या आएगा, एमपी से आ जाएगा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी और उड़ीसा। ठीक है, ये मानक समय रेखा भारत से कितने राज्य से होकर जाती है, 5 राज्यों से होकर जाती है। आंधी में छाता ऊपर उड़ा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी और उड़ीसा। अब इसी के साथ अपने क्लास का समापन करते हैं। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना प्यार टॉपर्स IQ को बनाए रखना। जो बच्चे टॉपर्स IQ परिवार पर नए हों वो सभी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद साथियों।